माय डियर स्टूडेंट्स, मैं मनीष निराला आप लोग का मैथ्स प्रो मनीष निराला यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूँ। कल आप लोगों का प्यार देखकर, सपोर्ट देखकर मैं काफ़ी ज़्यादा ऊर्जावान हो गया हूँ और कल का जो सपोर्ट था उसके लिए मैं सभी स्टूडेंट को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। सभी भाइयों को, सभी दोस्तों को, सभी टीचरों को जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, मेरे यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब कराने में हेल्प किया, बच्चों को सही शिक्षा चैनल के बारे में बताने का प्रयास किया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। तो देखो, जैसा कि ये सीरीज़ में चला रहा हूँ, कल मैंने 66वीं की प्री एग्जामिनेशन बीपीएससी में जो मैथ पूछे गए थे 10 क्वेश्चन, उसका मैंने सॉल्यूशन कराया था। और आज मैं 65वीं की जो कि 2019 में एग्ज़ाम हुआ था बीपीएससी का प्रीलिम्स का, उसका मैं सॉल्यूशन कराने जा रहा हूँ। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, आप देख सकते हैं। ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय मनीष निराला, व्हाट्सएप ग्रुप 7011898342, और इस चैनल का जो नाम है उसको आप लोग इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दें और काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कर दें। जो ज़रूरतमंद हैं, जिनको अच्छी शिक्षा प्राप्त करनी है, वो इस चैनल पर भी आके देख सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। और साथ साथ कुछ स्टूडेंट का ये फीडबैक था कि सर क्वेश्चंस को इंग्लिश में भी कीजिए, तो आज मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन लेकर आया हूँ। उसके साथ साथ कुछ स्टूडेंट का ऐसे फीडबैक था कि सर बिहार दरोगा एग्ज़ाम का जो मेंस एग्ज़ाम है उसके लिए भी सीरीज़ लेकर आइए, तो उसका भी मैं जल्द ही लेकर आने वाला हूँ। तो थोड़ा सा समय दीजिए, काफ़ी नया है मेरे लिए ये सारी चीज़ें। मैंने 13 साल के अनुभव में ऑफलाइन क्लास में पढ़ाया, मार्कर उठाया, जाके बोर्ड पे पढ़ाया। पिछले 2 साल से आप सबको विदित है मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा था, वहाँ सारा सिस्टम मतलब चला हुआ है, तो टीचरों को पढ़ाने में एक बार ट्रेनिंग मिल गई तो अच्छे से पढ़ा लेते हैं। लेकिन ये खुद का वेंचर स्टार्ट करना, चाहे वो 50 साल की उम्र में करना पड़े, 10 साल की उम्र में कोई करे, तो उसके लिए थोड़ा सा कठिनाई का सामना करना पड़ता है। लेकिन ये सब कठिनाई मेरे लिए छोटा मालूम प्रतीत हो रहा है, जिस प्रकार का आपका सपोर्ट मुझे मिल रहा है। तो समय व्यतीत नहीं करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन नंबर 16 से मैंने लिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16 क्यों लिया हुआ है आप देख सकते हैं, क्योंकि इसको हमने ऐसे क्वेश्चन के सेट से उठाया है जहां पर कि 16 से लेकर 25 तक, क्वेश्चन नंबर 16 to 25 तक 10 क्वेश्चन था। हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैं लेकर आया हूं क्वेश्चन को, और 16 क्वेश्चन मतलब ये आज का पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है। लेकिन एग्जामिनेशन में 16 to 25, 16, 17, 18, 19 अप टू 25 तक था। तो आप देख सकते हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था, और इसके पिछले साल में भी ये ऐसा पूछा गया था। इसको सबसे पहले इस साइन के बारे में बता दूं। ये दिख रहा है, इसको हम लोग समेशन बोलते हैं। समेशन का मतलब होता है कुछ न कुछ कहीं से स्टार्ट होकर कहीं तक जाकर सभी का योगफल। तो n बराबर 1 और ऊपर 15 है, मतलब n का मान यहाँ पर इस प्रश्न में, इस क्वेश्चन में 1 से लेकर 1, 2, 3 एंड सो ऑन अप टू 15 तक है। आप समझ पा रहे होंगे सब लोग। तो एक्चुअल में क्या है कि s का वैल्यू निकालना है। s का वैल्यू निकालना है तो वो सम पता करना है। तो सबसे पहले अगर हम लोग S1 लिखें, S1, आप थोड़ा सा बस एक पैटर्न बता देता हूँ, फिर उसका सॉल्यूशन भी समझा दूंगा। S1 मतलब n के जगह पे 1, तो बताओ n के जगह पे 1 लिखेंगे तो 1 रहेगा, और यहाँ पर 1/3 में तो n है नहीं, तो 1/3 रह जाएगा। फिर अगर हम S2 लिखना चाहें, क्या लिखना चाहें, S2, तो S2 क्या होगा, फिर से n के जगह पे 2 लिखेंगे, बट यहाँ पे तो 1/3 ही आएगा। तो हर एक टर्म में इसी प्रकार से S3 भी लिख देंगे, S4 भी लिख देंगे एंड सो ऑन, S15 तक जाएगा। क्लियर है। और यहाँ से S का मतलब है कि S1 से लेकर S1, S2, S1 से लेकर S15 तक का योगफल निकालना है, सम निकालना है, समेशन करना है ना। तो देखो हम कह सकते हैं कि ये 1 प्लस 1/3 पहला टर्म था, फिर 2 प्लस 1/3। सभी को लिखने का जरूरत नहीं है, एक फिक्स पैटर्न दिखेगा आपको हमेशा, 1/3 एंड सो ऑन।
कहाँ तक जाएगा ये 15, n का वैल्यू 15 प्लस 1/3। अब बताइए अगर हम लोग देखें सब में, अगर हम लोग यहाँ पर देखें, आप सभी को दिख रहा होगा कि ये 1 है, देखो 1 के बाद 2 है, 2 के बाद 3 है, 4 होगा एंड सो ऑन, इसी प्रकार से 15 तक होगा। मतलब 1 2 3 अप टू 15 तक, इसको अलग से रख लेते हैं हम लोग। और बताओ 1/3 1/3 15 टर्म है ना, 15 टर्म है, 15 पद दिए हुए हैं इसमें, तो 1/3 कितनी बार आ रहा होगा? अगर हम लोग देखें 1/3 1/3 ऐसे करके कितनी बार आ रहा होगा बताओ? 15 बार, 15 बार, है ना। तो बताओ इसका सॉल्यूशन तो सब लोग जानते हो, फॉर्मूला भी जानते हो, n इंटू एन प्लस 1/2, n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, n नेचुरल नंबर का सम, है ना। और ये 1/3 कितनी बार आ रहा है? 15 बार, तो 15 से गुना कर दो। इसको हम लोग लिख सकते हैं, देखो 15, n का वैल्यू 15, देखो 15, तो 15 इंटू n प्लस 1, तो 16 डिवाइड बाई 2, 2 8 जा 16, तो 15 8 जा 120। तो ये वाले टर्म का तो 120 आ गया, इस वाले टर्म का कितना आ जाएगा? 3 5 जा 15, 5 आ जाएगा। तो बताओ इसका सम कितना होगा? 125 होगा। आशा करते हैं ये समझ पा रहे होगे सभी लोग, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन पर मैं आगे भी कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन का सेट लेकर आऊँगा अलग से, कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन बीपीएससी रिपीट करती है, वैसे तो 2 साल रिपीट कर चुकी है, इसके मेरे ख्याल से 64वीं में भी पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा 125। आशा करता हूँ सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखो ये क्वेश्चन रेलगाड़ी से संबंधित है, ट्रेन से संबंधित है। देखो 2 ट्रेन्स ईच ऑफ लेंथ 150 मीटर, 2 रेलगाड़ियाँ जिनमें प्रत्येक की लंबाई 150 मीटर है, आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन विथ इक्वल स्पीड, और प्रत्येक की गति 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। इन अपोजिट डायरेक्शन, एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रहे हैं। सब कुछ देखो स्पष्ट रूप से कहा हुआ है क्वेश्चन में, कोई ज़्यादा परेशान नहीं होने का जरूरत है इसमें। तो द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू क्रॉस ईच अदर विल बी, रेलगाड़ियों द्वारा एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। देखो सब लोग जानते हो 2 रेलगाड़ी एक दूसरे को पार करती है, तो उसमें जो कुल दूरी होता है, टोटल डिस्टेंस, जो यात्रा के दौरान जो टोटल डिस्टेंस होता है, वो निकालने का क्या तरीका है। टोटल डिस्टेंस निकालने का जो तरीका है आप लोग सभी लोग जानते हो, रेलगाड़ियों की कुल लंबाई, दोनों रेलगाड़ी की कुल लंबाई, रेलगाड़ी की कुल लंबाई, मतलब दोनों रेलगाड़ी को जोड़ दो, की लंबाई को जोड़ दो, ठीक है। ये कितना होगा? 150 है, 150 है तो कितना हो जाएगा? 300 मीटर। ध्यान रखना यहाँ मीटर में है, आंसर टाइम सेकेंड में दिया हुआ है, स्पीड देखो किस में दिया हुआ है? किलोमीटर पर आवर में। तो इसको हम लोग मीटर पर सेकेंड में बदल लेंगे, इसका ध्यान रखेंगे हमेशा। अब बोलो इसका जो आपेक्षिक चाल होगा, रिलेटिव स्पीड होगा, जो आपेक्षिक चाल होगा, रिलेटिव स्पीड होगा, जब 2 रेलगाड़ी एक दूसरे के विपरीत दिशा में जाती है, अपोजिट डायरेक्शन में जाता है, तो रिलेटिव स्पीड अपोजिट में ऐड हो जाता है, सेम में माइनस होता है। ध्यान रखेंगे सब लोग जानते हैं। तो 90 किलोमीटर पर आवर, 90 किलोमीटर पर आवर, तो 180 किलोमीटर पर आवर होगा। और इसको हम लोग 5/18 से गुना कर देते हैं, तो ये मीटर पर सेकंड में आ जाता है, 50 मीटर पर सेकंड। अब बताओ समय क्या होता है, टाइम क्या होता है? टाइम सब लोग जानते हो, डिस्टेंस बाय स्पीड होता है। डिस्टेंस दूरी, यहाँ पर दूरी क्या होगा? यात्रा के दौरान जो कुल दूरी होगा दोनों रेलगाड़ी के कुल लंबाई के बराबर होगा, तो ये 300 मीटर होगा। और ये स्पीड के क्या होगा? तो वही रिलेटिव स्पीड यूज होगा, 50 मीटर पर सेकेंड होगा। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, इसका 6 टाइम्स होगा, मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा, ये सेकेंड पर सेकेंड है, ऊपर चला जाएगा, और समय का यूनिट सेकेंड में आएगा 6 सेकेंड। तो आंसर क्या हो जाएगा? 6 सेकेंड। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ये। 2 विद्यार्थियों में 12 एक जैसी कलम बांटने के कितने तरीके होंगे यदि प्रत्येक को कम से कम 2 कलम मिलना आवश्यक है। बताओ कम से कम का मतलब होता है एटलीस्ट। एक बार इंग्लिश में मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, देखो
द नंबर ऑफ वेज इन विच 12 आइडेंटिकल पेन्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन 2 स्टूडेंट्स इफ ईच स्टूडेंट इज टू गेट एटलीस्ट 2 पेन्स। मतलब 12 पेन को 2 स्टूडेंट में इस प्रकार बांटना है, कम से कम प्रत्येक स्टूडेंट को 2 कलम मिले। ठीक है, तो एटलीस्ट या कम से कम का मतलब होता है 2, इसका मतलब 2, कम से कम 2 का मतलब 2 या 2 से अधिक। प्रत्येक को 2 तो मिलना ही चाहिए। तो अब ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए देखो कुछ नहीं करते, दिमाग से काम करते हैं। देखो एक स्टूडेंट का नाम ले लिया ए, दूसरे को बी। अब बताओ अगर हम लोगों ने एक को ए बता दिया, दूसरे को बी बता दिया, तो अगर आप देख सकते हैं सब लोग कि 2 ए को 2 कलम मिलना चाहिए कम से कम। तो बताओ 12 कलम में जो बच गया वो कितना होगा, 10 बी को मिलेगा। अब 3 मिलेगा तब भी तो कम से कम 2 मिल रहा है, 2 से कम नहीं होना चाहिए, बस इसका ध्यान रखना। अब इसको कितना मिलेगा बताओ, 9 3 12, 12 तो पूरा होना ही चाहिए, है ना। टोटल कितना है, टोटल 12 है, तो 12 तो किसी भी स्थिति में पूरा होना चाहिए। 12 कलम को ही डिस्ट्रीब्यूट करना है, बांटना है। आइडेंटिकल पेन है, दोनों को बांटना है, प्रत्येक आइडेंटिकल है। अब बताओ ये 4 होगा, मतलब 12 कैसे पूरा होगा, तो 4 8 मिलकर, 5 7 मिलकर, बताओ 6 6 भी मिलकर होगा। लेकिन 6 और 6 में क्या दोबारा, मतलब ए का 6 है और बी को 6 मिला, आइडेंटिकल है तो हम ऐसा नहीं ना कर सकते हैं, 2 बार तो नहीं होगा ना। ये आइडेंटिकल है, सेम जैसा है, तो 6 पेन बी को मिलेगा और 6 पेन ए को मिलेगा। तो एक ही तरीका है ऐसा, कितना तरीका, एक ही तरीका। लेकिन अब उसके बाद अब ऐसा भी तो हो सकता है कि ए को 7 कलम मिले, पेन मिले, और इसको 5 मिले, इसको 8 मिले, इसको 4 मिले, इसको 9 मिले, इसको 3 मिले, इसको 10 मिले, इसको 2 मिले। अब इसमें 11 और 1 मत करना, 11 और 1 मत करना, क्योंकि कम से कम 2 मिलना चाहिए था, इसलिए ये नहीं होगा। तो बताओ अब कितने तरीके हुए 12 पूरा करने के लिए, कम से कम प्रत्येक को 2 पूरा होना चाहिए। तो देखो एक तरीका ये है, एक तरीका ये हो गया, ठीक है। दूसरा तरीका देखो, देखो ये 1 हो गया, ये दूसरा हो गया, 9 3 12 हो गया, 2 ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। मतलब कितने तरीके से ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल है, उस तरीके को टोटल बताना है कितना हुआ बस। ये 6 तरीके से, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया, ये 9 हो गया, बस। तो कितने तरीके हो गए ऐसे, 9। आंसर क्या होगा, बी, ऑप्शन बी हो जाएगा 9। आशा करते हैं आप लोग समझ पा रहे होगे। आगे बढ़ते हैं। देखो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। अब कुछ लोग कह रहे थे कि सर मेंसुरेशन नहीं आ सकता है, तो कभी भी नज़रअंदाज ना करें। बीपीएससी प्रीलिम्स में कुछ भी मैथ में पूछा जा सकता है, रीजनिंग का भी कुछ ना कुछ पर्टिकुलर, जैसे कैलेंडर, क्लॉक, डाइस, ये सब पूछा जा सकता है। तो हम लोग उसको भी जब मॉडल क्वेश्चन में, एक बात और ध्यान दीजिए आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ कि ये तो देखो 3 4 साल का मैं डिस्कस करूँगा, इसके बाद ना 10 क्वेश्चन का मॉडल सेट लेकर आऊँगा। उसका मैं टाइमिंग भी बता दूंगा कि उस टाइम में बैठ के आप लोग बनाएंगे। दिन भर का आपका जो भी ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास होता है उसमें आप डिस्टर्ब नहीं होंगे, उसके हिसाब से करेंगे। 10 मॉडल क्वेश्चन मैं लेकर आऊँगा और वो समझ लीजिए कि लगभग 30 अप्रैल तक चलेगा। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि कम से कम 1 महीने का 30 सेट आपको मिलेगा। तो शायद एवरेज का ऐसा कोई क्वेश्चन ना हम छूटे उसमें जो हम नहीं डाल पाए हों। तो आपको एवरेज से जितनी पॉसिबिलिटी होगी सारे क्वेश्चन वहाँ पे रहेंगे। वेन डायग्राम से आजकल ज़्यादा पूछा गया है तो वो सारा पॉसिबिलिटी रहेगा। तो आपकी एक अच्छी तैयारी हो जाएगी। और इसको ना कॉपी पेन और पेज का यूज़ करें, एक कॉपी बना लें। ये इतना समय इसलिए बोलने में मैं दे रहा हूँ कि कॉपी और पेन में बना लेंगे ना तो सब कुछ लिखा रहेगा आपका, बस लास्ट में रिवीजन करते समय ना फटाक से आप रिवीजन कर सकते हैं। अब बार बार वहाँ पर आप मेरे चैनल पर व्यूज़ बढ़ाने या वॉच टाइम बढ़ाने के लिए आने का ज़रूरत नहीं होगा आपको, है ना। तो बस आप लोग मेहनत कीजिए। आपको मैं समय समय पर गाइडेंस भी देता रहूँगा। रविवार को, कल तो नहीं लेकिन अगले रविवार से, जैसे मोदी जी मन की बात करते हैं वैसे मैं भी आपके साथ छात्र और शिक्षक के मन की बात करेंगे, जिससे कि आपके रहन सहन, पढ़ाई लिखाई और भी मतलब किसी और भी विंग में किसी भी चीज़ में परेशानी है तो उसमें आपको आगे
भरने में हेल्प मिलेगा। उसको लाइव सेशन रखेंगे हम लोग। तो देखिए अभी तो मेंसुरेशन को आप मेंसुरेशन का है, देखो वो भी सर्कल है, सब लोग जानते हो, जितने भी स्टूडेंट हो सब लोग जानते हो। क्वेश्चन में दिया है कि ए और बी की त्रिज्याएं 1.5:1 के अनुपात में है, तो वृत्त ए और बी के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। इफ द रेडियाई ऑफ सर्कल्स ए एंड बी आर इन द रेशियो ऑफ 1.5:1, देन द एरियाज ऑफ द सर्कल्स ए एंड बी विल बी इन द रेशियो। मतलब रेडियस का रेशियो दिया हुआ है और तुम्हें क्या पूछ रहा है, एरिया का रेशियो। सब लोग जानते हो, ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है जो परिधि क्या होता है, सरकमफ्रेंस क्या होता है वृत्त का, सब लोग जानते हो क्या होता है। देखो पाया स्क्वायर नहीं होता है क्योंकि ये एरिया का होता है, ध्यान रखना एकदम इसी चीज़ को ध्यान रखना। आपको कितनी चीज़ें ध्यान है, कितनी चीज़ें नहीं ध्यान है, उन सारे चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखो इसको मैंने इरेज कर दिया। अब आप देख सकते हो इसको कि सबसे पहले इसमें ध्यान रखना कि अगर वृत्त की त्रिज्याएं दे रखी है और हमें क्षेत्रफल की बात कर रहा है, तो हम लोग ना सीधा क्षेत्रफल के एरिया पे, परिधि जो लिखना था मेरा वो गलत था। तो वृत्त का क्षेत्रफल सब लोग जानते हो, एरिया जानते हो सब लोग, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, दो अलग अलग वृत्त है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि ए का R1 है और बी का R2 है, और दोनों के एरिया का क्षेत्रफल, दोनों के एरिया में पाई तो कॉमन है ना। अब R1 का स्क्वायर और R2 का स्क्वायर, R1 कितना है 1.5, इसका होल स्क्वायर कर ले, R2 कितना 1 है, इसका भी होल स्क्वायर कर ले। बोलो 15 × 15 सब लोग जानते हो 225 होता है, लेकिन यहाँ पॉइंट 1 के बाद है, स्क्वायर हो रहा है, तो 2 के बाद आएगा 2.25:1, यही आंसर होगा इसका। तो ऑप्शन सी होगा। आशा करते हैं ये क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखो ये पाइप एंड सिस्टर्न, नल तथा टंकी का प्रश्न है। कैसा क्वेश्चन है ये, पाइप एंड सिस्टर्न का है, नल तथा टंकी, नल तथा हौज भी बोल सकते हैं इसको, नल तथा हौज टॉपिक से है। इसमें टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट यूज होता है, तो आप सब लोग देख सकते हैं। बस इसमें एक ही चीज़ ध्यान रखना, पहले मैं प्रश्न पढ़ दे रहा हूँ। देखो प्रश्न में है कि एक नल पानी की किसी टंकी को 3 घंटे में भर सकता है, और दूसरा नल उसी टंकी को 4 घंटे में खाली कर सकता है। वन टैप कैन फिल ए टैंक इन 3 hours एंड अनदर टैप कैन एम्प्टी इन 4 hours। फिर लिखा यदि टंकी 1/3 भरी हो, इफ द टैंक इज 1/3 फुल, और दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। एंड बोथ टैप्स आर ओपन टुगेदर, देन टाइम टेकन टू फिल द टैंक विल बी। मतलब आपको ऐसे समझना है इस क्वेश्चन को सभी को कि सब लोग जानते हो, मैंने बताया हुआ है पहले कि कभी भी टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टर्न ऐसे प्रश्न के लिए कुछ भी दिया रहे तो सबसे पहले जो भरने वाला टंकी है उसका नाम हमने ए लिख दिया, और खाली करने वाला टंकी है जो नल है उसका नाम हमने बी रख दिया। भरने वाला 3 घंटा में भरता है, भरने वाले को एरो ऊपर दिखा दो, और खाली करने वाला 4 घंटा में पूरा टंकी खाली कर देता है, नीचे दिखा दो, ठीक है। अब इसको क्या करो, इन दोनों का एक्चुअली जो टंकी होगी जिसमें भरना है या जिसको खाली करना है उसका कैपेसिटी, धारिता क्या होगा, तो उसके लिए एक तरीका अपनाओ कि टंकी में कितना पानी आ सकता है। तो 3 और 4 का एलसीएम ले लो। 3 और 4 का एलसीएम के लिए एक ही बात ध्यान रखना, 3 और 4 से कटने वाली ऐसी कौन सी छोटी संख्या जो दोनों से पूर्णतः कट जाए, तो 12। मान लो वो टंकी 12 लीटर का है, 12 लीटर के टंकी को 3 घंटा में अगर कोई भरता है तो पर आवर कितना भरता है, तो उसका ए का एफिशिएंसी निकालते हैं, भरने का क्षमता निकालते हैं। और तरीका कुछ नहीं है, 3 को किससे गुना कर दें, तो 4 से गुना कर दें तो 12 हो जाएगा, और 4 को किससे गुना कर दें कि 12 हो जाएगा 3। बस इसमें ये ध्यान रखना कि भरने वाले का क्षमता प्लस में लेना और खाली वर्क करने वाले का क्षमता माइनस में, क्योंकि 4 घंटे में वो 12 लीटर खाली करता है तो 1 घंटे में 3 लीटर खाली करता है, तो बाहर निकाल रहा है तो माइनस कर देना,
और भर रहा है तो प्लस कर देना। अब देखो, अब इसमें एक प्रश्न था, एक बहुत एकदम कंडीशन पर ध्यान रखना। यदि टंकी 1/3 भरी हो, है ना, तो जब भरा हुआ है 1/3 पूरा, देखो 12 हमने टोटल मान लिया, तो 12 का 1/3 कितना होगा? 4 लीटर होगा, 4 लीटर। अब बताओ 4 लीटर भरा है तो अब खाली कितना है? अभी 4 लीटर भरा है तो अभी कितना खाली है? तो टोटल 12 हमने माना था, 12 माइनस 4 कर दो, 8 लीटर। अब ये 8 लीटर भरने में इन दोनों टंकी को चला दिया जाए, तो जब दोनों चलेगा तो 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 1 लीटर 1 घंटे में भरेगा, दोनों मिलकर चलेगा तो 8 लीटर भरने में दोनों मिलकर एक के क्षमता से कितने देर में भरेगा? 8 घंटे में भरेगा। समझ पा रहे होगे सब लोग? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा 8 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो ये देखो मैथमेटिकल सीरीज देखा था, 66वीं में भी आया था, इसमें भी आया है। मैथमेटिकल सीरीज मतलब मोर और लेस हर एक साल पूछता ही पूछता है। ऐसे मैं आगे कुछ ऐसे अनकंडीशनल सीरीज भी आपको डिस्कस करूंगा अपने डिटेल क्लास में, रिकॉर्डेड रीजनिंग का कराऊंगा या मैथ में मैथमेटिकल सीरीज को कराऊंगा, वहाँ पे पूरा कराऊंगा। बट फिर भी अभी इसको आप देखें सब लोग, इस क्वेश्चन में आपको सबको दिख रहा होगा कि यहाँ 1 है, 3 है, 9, एकदम बेसिक तरीका, सीरीज को सॉल्व करने का बेसिक तरीका। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम में देता नहीं है, बट फिर भी अगर दे दिया तो उस बेसिक तरीके से आगे बढ़ेंगे तो हमें कुछ ना कुछ क्लू मिलेगा ही मिलेगा। जो बेसिक डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेज नहीं है, तो बेसिक डिफरेंस से जाओ। बताओ 1 और 3 के बीच में कितने का अंतर है? 3 और 9 के बीच में कितने का अंतर है? ऐसे करके आप सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो इसके बीच में 2 का अंतर है, इसके बीच में 6 का अंतर है, इसके बीच में देखो फिर से 6 का डिफरेंस है, 6 का, फिर ये 10 का डिफरेंस है, फिर 10 का डिफरेंस है, फिर देखो यहाँ पर कितने का है? तो 14 का। यहाँ एक चीज़ दिख रहा है कि 2 का डिफरेंस है, फिर 6 का है, फिर 10 का है। तो अब जो अगला वाला सीरीज बन रहा है ना, जो डिफरेंस, एक बार उसका चेक कर लेते हैं, एक बार इसका चेक कर लेते हैं कि ये किस पैटर्न को फॉलो कर रहा है। अगर इसका कुछ फिक्स पैटर्न पता चलेगा, सेम पैटर्न से हम आगे बढ़ेंगे। तो जब सेम पैटर्न से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे कि जो भी दिख रहा है हमें कि इसका जो पैटर्न दिख रहा है, 2 और 6 का डिफरेंस क्या दिख रहा है? 4, फिर ये 0, फिर 6 और 10 का 4, फिर 10 और 10 में अंतर 0, फिर 10 और 14 में, अब देखो ये मिल गया, फटाक से मिल गया। देखो आंसर, कोई दिक्कत ही नहीं हुई हमें। 4 का डिफरेंस, फिर 0 का, फिर 4 का डिफरेंस, फिर 0 का, फिर 4 का डिफरेंस, तो अब 0 का ही होगा। इसका मतलब 14 का था तो 14 का ही डिफरेंस लेके अब आएगा आगे। तो बोलो 49 और 14 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 63। तो आंसर कितना हो जाएगा? 63। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। हाँ देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और देख सकते हो स्टूडेंट पिछले 2-3 सालों में ना बीपीएससी अलजेब्रा पर ध्यान रखी है, अलजेब्रा के वो भी बेसिक फार्मूला पर ध्यान रखी है ना। तो बेसिक फार्मूला पर ध्यान रखिए, तो हम लोग को भी उसी पर ध्यान रखना। पहले हम लोग इसके प्रश्न को पढ़ लेते हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों में, फिर उसके बाद आगे डिस्कस करते हैं। यदि x² माइनस y² बराबर 7 तथा x माइनस y बराबर 1, तो एक आयत जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः x और y सेंटीमीटर है के विकर्ण की लंबाई क्या होगी, है ना। इफ x² माइनस y² इक्वल टू 7 एंड x माइनस y इक्वल टू 1, देन द लेंथ ऑफ अ डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल विथ द लेंथ एंड विथ रेस्पेक्टिवली x एंड y सेंटीमीटर विल बी। मतलब x और y सेंटीमीटर किसी रेक्टेंगल का लेंथ एंड ब्रेथ है, तो उसका डायगोनल क्या होगा ये पूछा जा रहा है। उसके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन पहले से दे रखा है। तो चलिए, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। हमारा जो टारगेट है कि मुझे डायगोनल निकालना है, तो सब लोग जानते हो सबसे पहले कि हम लोग जानते हैं कि जो डायगोनल होता है रेक्टेंगल का, उसको सॉल्व करने का क्या तरीका है। सपोज अगर ये x सेंटीमीटर लेंथ है, ये ब्रेथ है, तो ये डायगोनल होगा, है ना, ये डायगोनल हो गया। और ये सबको पता है ये राइट एंगल ट्रायंगल बनता है आयत में, तो ये वाला जो पार्ट होता है वो क्या होता है, इन दोनों के लिए हाइपोटेन्यूज हो जाता है। इसको हम लोग ऐसे निकालते हैं पाइथागोरस से, x² प्लस y² का अंडर रूट। ठीक है, तो हमारा टारगेट क्या है? x² प्लस y² निकालना है और उसका अंडर रूट निकालना है।
अब देखो हमारे पास यहाँ पर दिख रहा होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 7 और एक्स माइनस वाई इजकल टू 1। अच्छा, ये ए स्क्वायर माइनस वाई बी स्क्वायर तो ही है फॉर्मूला, इसको हम लोग फॉर्मूला अलजेब्रा में जानते हैं सब लोग। क्या करते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई बराबर 7। अब इसका वैल्यू यहाँ पर क्या है, देखो इसका वैल्यू जो है हमें दिख रहा है, सभी को दिख रहा है ना। इसका वैल्यू देखो हमें निकालना है। इसका वैल्यू क्या है, 1 है। तो x प्लस वाई इंटू 1 कर दें, इसके जगह पे रख दें 7। तो बोलो x प्लस वाई इजकल टू 7 हो गया। तो क्या अब हमें x प्लस वाई और x माइनस वाई में दो इक्वेशन, दो अननोन नहीं मिल गया। x और y दो अननोन है और उन दोनों के बीच में, x और y के बीच में दो इक्वेशन भी है। यहाँ देखो ये पहला इक्वेशन है ये, और ये दूसरा हो गया। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये ऐड करेंगे तो प्लस y माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, सेम क्वांटिटी पॉजिटिव निगेटिव। तो इसको हम लोग 2x लिख लें, इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, अब x इक्वल टू 4 हो गया तो यहाँ पे पुट कर दे x का जगह पे। तो y इक्वल टू क्या होगा, 3 हो जाएगा। 7 माइनस 4 3। अब यहाँ पे हमें ये आंसर चाहिए था, तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, और ऐसे भी 3 और 4 के बीच में जो ट्रिपलेट बनता है उसका रिजल्ट 5 होता है। और देखो ऐसे भी सॉल्व कर लो, 9 प्लस 16 कितना, 25 हो गया, का अंडर रूट कितना हो जाएगा, 5। तो हमें 5 सेंटीमीटर इसका डायगोनल होगा। तो आशा करते हैं सभी स्टूडेंट को ये प्रश्न का आंसर समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को समझना अच्छे से। ये वेन डायग्राम पे हर एक साल लगभग पूछा जा रहा है। इस पर मैं डिटेल, फिर से वही कह रहा हूँ कि डिटेल कम से कम 20-25 क्वेश्चन का सेट में लेकर आऊँगा, या तो अलग अलग सेटों में इसको डाल के लाऊंगा या एक साथ लेकर आऊँगा। तो आप लोग इंतज़ार करते रहना और प्रैक्टिस करते रहना। मतलब मैं ऐसा सोच रहा हूँ ना कि देखो आपका एग्ज़ाम नज़दीक है, एकदम ध्यान रखना इस बात को। आपका एग्ज़ाम नज़दीक है तो आप जीएस की पढ़ाई कर रहे होंगे, रट रहे होंगे, आज रट रहे होंगे, कल भूल जा रहे होंगे, कल भूल जा रहे होंगे, परसों याद करना पड़ रहा होगा। मतलब ऐसी चीज़ें चल रही होगी जीवन में अभी। सर ये छोड़ दें, ये पढ़ें, क्या करें, इधर सेट लगा लें, वहाँ पर इतना, मतलब ऐसी चीज़ें चल रही होगी आपके जीवन में। तो आप उस चीज़ को आप चलाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपके लिए क्या हेल्प कर सकता हूँ, मेरा मेहनत आपके एग्ज़ाम के लिए क्या हो सकता है हेल्पफुल, उसके लिए मैं ये समझा रहा हूँ कि मैं 10 प्रश्न का मॉडल सेट लेकर आऊँगा। आप बस डेली उसको आप बनाएंगे। इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद कोई डाउट होगा तो मुझसे पर्सनली भी पूछेंगे, कमेंट बॉक्स में भी लिखेंगे। दूसरा कि जब आप 25 दिन 30 दिन में इतना सेट बना लेंगे ना, तो एक आपको कॉन्फिडेंस हासिल हो जाएगा आपके साथ, और फिर आपको दिक्कत नहीं होगी कभी, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में। देखो 80 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 60% विद्यार्थी कैरम खेलते हैं, 45% शतरंज खेलते हैं और 10% विद्यार्थी न कैरम खेलते हैं न शतरंज खेलते हैं। केवल शतरंज खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या क्या है, ठीक है। फिर से वेन डायग्राम का यूज़ करना है इसमें, फिर से वही तरीका। देखो इसमें क्या करना है कि शतरंज और कैरम है तो 2 सर्कल बना लेना है। क्या करना है, 2 सर्कल, एक तरफ कैरम लिखना है, एक तरफ चेस लिखना है, चेस, ठीक है ना। बस इसमें ये ध्यान रखना कि टोटल जो है वो कितना है, बोलो टोटल 80 है, टोटल तो 80 है। अब उस 80 का 60% कैरम खेलता है, 80 का 45% चेस खेलता है। अब 80 का 60% निकालेंगे हम लोग, तो अब 80 का 60% समझ में आ रहा है। अगर हम ऐसे सॉल्व करना चाहें, प्रतिशत हटाते हैं, 100 से भाग लगाते हैं तो 48 हो गया, 48 लिखेंगे। उसी तरीके से 80 का 45%, तो 45/100 कर देंगे। 20 का 4 गुना, 20 का 5 गुना, 5 नंबर 45, 9 चौका 36, तो 36 हो गया। तो हम कह सकते हैं कि कैरम और चेस, कैरम मतलब कैरम जिसमें कि चेस खेलने वाला भी है, चेस जिसमें कि कैरम खेलने वाला भी है, तो ये 48 और 36 है। तो इन दोनों को मिलाएंगे तो कैरम और चेस को मिला के कुछ एक्स्ट्रा हो जाएगा जो दोनों खेलने वाला में शामिल होगा। तो इसके लिए एक बात ध्यान रखेंगे कि इसमें एक चीज़ और दिख रहा है कि 10% जो है ना, 10% है ना कैरम खेलता है
ना चेस खेलता है, तो 10% कितना होगा, 80 का 10% कितना होगा, 8 होगा। इसका मतलब क्या है बोलो, कैरम और चेस खेलने वाले कितने हैं, तो 80 में से 8 माइनस कर दोगे तो 72 है कैरम और चेस खेलने वाले। और कैरम और चेस ये जो डायग्राम है इससे हम लोग को समझ में आ रहा है कि भैया 48 होगा, क्योंकि कॉमन में पार्ट में भी चला गया है, और 36 होगा, है ना, 48 और 36 होगा, तो ये कितना हो गया, 84। अब इस 84 में 72 माइनस करें, 84 में अगर 72 माइनस करेंगे तो 12 हो जाएगा, 12, तो 12 ये कॉमन हो जाएगा, कॉमन 12 कॉमन हो जाएगा, 12 कॉमन हो जाएगा दोनों में, है ना। अब ये 12 कॉमन हो गया, हमें चेस का केवल चाहिए था, केवल चेस का चाहिए था, शतरंज का। तो बोलो शतरंज टोटल खेलने वाला 36 है, और 12 जो है ऐसा है कि कैरम भी खेलता है। इसका मतलब ये कितना होगा, 24 होगा, तभी तो 24 प्लस 12 36 हो जाएगा, तो यहाँ पर 24 होगा, तो आंसर इसका 24 करेंगे। आशा करते हैं सभी को समझ में आ गया होगा। अगर दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, मैं फिर से दोबारा इसको अलग से इस एक क्वेश्चन के लिए मैं वीडियो बना के फिर से अपलोड कर दूंगा आपको। हाँ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी मैंने कहा था कि अलजेब्रा से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और फॉर्मूले से पूछे जा रहे हैं, बस इतना जान लो कि फॉर्मूले से पूछे जा रहे हैं और ज़्यादा परेशान होने का ज़रूरत नहीं है। देखो ये ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला सब लोग को याद है, सभी विद्यार्थी को याद है, देखो तो याद होगा ए माइनस बी, जब ए क्यू माइनस ए बी क्यू का होता है ना तो ए माइनस बी, और यहाँ पर ए स्क्वायर, यहाँ अगर माइनस यहाँ प्लस होता है, प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। अब देखो यहाँ पे अगर हमारा ये जो फॉर्मूला है एक्स क्यू माइनस वाई क्यू, इसको डिवाइड कर दें एक्स माइनस वाई से, बोलो ये ऊपर वाला तो यही हो गया एक्स माइनस वाई, और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई जो पूछा जा रहा है वही वाला देखो ऊपर वाले में एक्स्ट्रा बच जाएगा, अगर एक्स माइनस वाई से डिवाइड कर दोगे तो ये बच गया क्या, सब लोग समझ पा रहे हो ना, ये बच गया। देखो अब ये जो बच गया इसका मतलब क्या हुआ, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू का जो वैल्यू है और एक्स माइनस वाई को जो वैल्यू है, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे आपस में, तो इसका वैल्यू आ जाएगा जो हमें आंसर चाहिए जिसका। तो बस हमें पता है, देखो 117/8 और डिवाइड करेंगे किससे, 3/2 से। एक बार हम लोग फ्रैक्शन में है तो एक बार इधर डिवाइड लिखेंगे, तो डिवाइड लिख के जगह हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, है ना। 3 से 3 × 3 = 9, 3 × 9 = 27, 2 से 2 × 4 = 8, तो 39/4। आशा करते हैं इस क्वेश्चन को आप लोग बखूबी समझ पा रहे होगे, सीख पा रहे होगे। अगर कोई दिक्कत होगा तो मुझे ज़रूर से बताना। हाँ देखो ये भी फिर से वही, मतलब समझ लो कि बेस से अलजेब्रा से काफ़ी प्रश्न, इसी में 3 से 4 प्रश्न आपको दिख गए जो अलजेब्रा का, सोचिए अलजेब्रा का मेंसुरेशन से यूज़ करके दे दिया था। तो आपको घबराना नहीं है, आपको ये समझना है कि कोई भी प्रश्न को सॉल्व करते समय ध्यान रखना है क्या क्या है दिया हुआ, क्या चाहिए हमें, किस हथियार का यूज करना। अलजेब्रा है तो अलजेब्रा के फॉर्मूलों को याद रखेंगे आप लोग। देखिए यहाँ पर 5 है, 5 का पावर दिया हुआ है, मतलब ये बेस है और ये पावर है ना, ये आधार है, ये घात है, ये 125 है। तो बेस दोनों जगह सेम है क्या, नहीं है। अगर दोनों जगह बेस सेम कर दें, आधार सेम कर दें, तो क्या हमारा काम हो सकता है। तो देखो हम यहीं पे लिख दे रहे हैं कि अगर हम इसको 5 का क्यूब कर दें और फिर 2x + 1 ये जो है वो तो रहने दें, बस ब्रैकेट के अंदर 5 का क्यूब कर दें, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, सब लोग जानते हैं इसको, ये मल्टीप्लाई हो जाता है ये वाला पार्ट, तो ये 6x + 3 हो जाएगा। अब बताओ, अब अगर हम इसको लिखें 5 का, इसको हम अब दोबारा यहाँ लिख रहे हैं 5 का पावर x² + 2x + 7 = अब 5 का पावर हो गया, देखो यहाँ ये 5 का पावर हो गया 6x + 3, बेस सेम हो गया तो पावर इक्वल हो जाएगा। अगर बेस दोनों जगह पर सेम है तो पावर इक्वल हो जाएगा। तो पावर इक्वल करने के लिए इसका मतलब x² + 2x + 7 = 6x + 3 करते हैं, सबको एक तरफ लेके आए, देखो 2x - 6x + 7 - 3 = 0, दाहिने वाले को बाएं लेके आ गए, राइट से लेफ्ट में आ गए, साइन चेंज हो गया, 6x - 6x हो गया, 3 - 3 हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे ये गलत लिखा गया, देखो x² होना चाहिए था, x² ही था ऊपर। हाँ ये देखो -4x
प्लस 4 बराबर 0। देखो ये क्या है, ये कुछ नहीं है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर है बराबर 0, यानी x माइनस 2 बराबर 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। x के किस वैल्यू पर x माइनस 2 0 हो जाएगा, तो 2 रखेंगे, 2 माइनस 2 0 हो जाएगा। और ऐसे भी ये माइनस 2 है, इस तरफ आएगा तो प्लस 2 हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। तो आशा करते हैं इस क्वेश्चन का भी आंसर आप लोग समझ पाए होंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सबको सपोर्ट करने के लिए। थैंक्स फॉर वाचिंग मैथ्स प्रो मनीष निराला। जय हिंद, जय भारत सबको। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में इसको शेयर कर दें, बट अपना समय ज़्यादा व्यतीत ना भी करें, अपने बस मेरे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखें। मैं इस पर मॉडल क्वेश्चन लेकर आऊँगा। और जो दरोगा एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बच्चों का मैसेज था मुझे पर्सनली भी और कमेंट बॉक्स में भी था कि सर हमारे लिए कुछ कीजिए, तो उनके लिए भी मैं बहुत ही जल्द, हो सकता है कि कल से ही उनको सारा, उनका भी स्ट्रेटजी सारा कुछ मिलता रहेगा और स्टार्ट हो जाएगा। मैथ और रीजनिंग दोनों होगा उनके लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद सबको। जय हिंद, जय भारत सबको। अपना अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें मैथ्स प्रो मनीष निराला यूट्यूब चैनल पर। एक बार फिर से जय हिंद, जय भारत सबको।